उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही है। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। काशीपुर वासियों को सीएम धामी ने दी 115 करोड़ रुपए की सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड के विकास को बताया प्राथमिकता। यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले पर प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। हरीश रावत ने सीएम से फोन पर बातचीत कर आर्य के लिए मांगी सुरक्षा। गोदियाल ने कहा तुरंत एक्शन ले सरकार। 2022 की बिसात में आज देखिए कैसे बदले यमुनोत्री विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण। भाजपा के लिए कांग्रेस कम, निर्दलीय ज्यादा बन सकते हैं चुनौती। सवाल, भाजपा कैसे देगी जवाब। और विकासनगर में दंपति के साथ हुई लूट के खुलासे में आरोपी गिरफ्तार। चाकू की नोक पर वारदात को दिया था अंजाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने दौरे के दौरान काशीपुर में 115 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो काशीपुर चीनी मिल को चलाने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए शोध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है। इस बीच खटीमा में भी कई कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल हुए।
बाजपुर में यशपाल आर्य समेत उनके बेटे पर हुए हमले के बाद से प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया तो हरीश रावत ने खुले तौर पर यशपाल की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से मांग कर डाली। रविवार को इस मुद्दे पर गरमाई राजनीति की तस्वीर को जरा आप भी देख लीजिए। कांग्रेस जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे कांग्रेसी बाजपुर में यशपाल समेत उनके बेटे पर हमले के विरोध में ये नारे लगा रहे हैं। कल की घटना के बाद से ही कांग्रेस में आक्रोश दिखाई दे रहा है। देहरादून में इसके विरोध में कांग्रेसियों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें रोक लिया। इससे गुस्साए कांग्रेस सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी यशपाल आर्य का हालचाल जानने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। यहां हरीश रावत ने यशपाल पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन लगा डाला और यशपाल की जान को खतरा बताते हुए हरीश रावत ने सुरक्षा की मुख्यमंत्री से मांग की। हेलो, हाँ नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हरीश रावत बोल रहा हूँ। गणेश गोदियाल जी भी हैं मेरे साथ और यशपाल जी के वहाँ आए हैं। इन पर तो इनको मार देने के लिए हमला हुआ है। तो इन पर जो कल हमला हुआ यशपाल आर्य जी पर, बाजपुर थाने के 20-25 मीटर की दूरी पर हमला हुआ। 2 केवल पुलिस वाले थे और जबकि सबको मालूम था ये घटना। उन्होंने ओपन थ्रेट दिया था कि यशपाल आर्य यहाँ आएंगे और ज्वाइनिंग करवाएंगे लोगों की, तो हम उनको जो है आने नहीं देंगे और उनका विरोध करेंगे। और इनकी गाड़ी को खोलने, इनको बाहर खींचने की कोशिश हुई। उसमें जिन लोगों ने इनको बचाया उनके ऊपर मैं नंगी पीठ का उसका सब आपके पास भेजूंगा वीडियो जो है, उससे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनको मार देने का न। उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो वहाँ के पुलिस प्रशासन पर कोई यकीन नहीं है, ये मरवा देंगे यशपाल आर्य। और दूसरा प्रशासन ये है, जो खनन से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इसके पीछे हैं, वो लोग कर रहे हैं और बिल्कुल बेतहाशा खनन हो रहा है वहाँ। और तीसरी बात यह है कि इनको सिक्योरिटी इमीडिएट प्रदान करवाइए यशपाल आर्य जी को। कुछ हो गया तो आप पर हम पर राजनीति तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी भर ये ब्लेम रह जाएगा और कुछ भी हो सकता है। किसी के एक गोली मारने में किसी को क्या जाता है? ना कुछ नहीं है। इनका गनर तक हटा दिया गया, अब भेजा इन्होंने। अरे वो कुछ भी है, वो एक महत्वपूर्ण आदमी है और पहले तो सारे राज्य की उसके प्रतीक हैं और विश्वास के प्रतीक हैं। और कम से एक वर्ग तो ऐसा है, क्या जाएगा आप पर हम पर, क्या कलंक लगेगा? हाँ, आप अभी करिए इसकी व्यवस्था जो है, कोई दूसरा। ठीक है, थैंक यू। हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इस हमले के पीछे खनन माफियाओं का हाथ होने की आशंका जताई है। गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हिंसात्मक घटनाएं कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, बल्कि सारे राज्य की जनता, इस जो यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है। इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। हम पूरी कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड इस कृत्य की घोर निंदा करता है। और जिस तरीके से यशपाल आर्य जी से सुरक्षा हटाई गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र बनाया गया। वैसे तो लोकतंत्र में इस प्रकार की हिंसक घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में और ख़ास करके इस डबल इंजन के राज में, जो कि केंद्र में भी वही विचारधारा और राज्य में भी वही विचारधारा शासन कर रही है, इस प्रकार की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखती है। यशपाल आर्य जी के लिए न्याय के लिए मांग करेंगे, उनके साथ न्याय होगा। हमने मांग की है कि सरकार उन्हें पुलिस उचित प्रोटेक्शन दे, इस घटना के दोषियों को सरकार अरेस्ट करे। यशपाल आर्य पर हुए हमले से आक्रोशित कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर सरकार से तुरंत एक्शन लिए जाने की मांग की है। बस देखना ये है कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर कब तक एक्शन लेकर दोषियों को बेनकाब करेगा। हालांकि इस मसले को लेकर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है।
टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश और देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बताया, साथ ही प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि प्रदीप बत्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने जो उत्तराखंड के लिए विकास कार्यों की घोषणाएं की हैं, उससे रुड़की ही नहीं पूरे उत्तराखंड को लाभ होगा। ऐतिहासिक रैली कल देहरादून में हुई और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए लोकार्पण करे, शिलान्यास करे और जो घोषणाएं करी हैं, मैं समझता हूं अपने आप में ऐतिहासिक हैं और जो है कल्पना भी नहीं कर सकते जो उन्होंने कॉरिडोर की घोषणा देहरादून से दिल्ली तक की करी है, जो कि मात्र 2 घंटे में दूरी तय होगी। देखिए, ना सिर्फ रुड़की को बल्कि पूरे उत्तराखंड को इसका फ़ायदा मिलेगा। जब कनेक्टिविटी होगी तो पर्यटन बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो वहीं देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनता का आभार जताया। मदन कौशिक ने कहा कि शनिवार को हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उमड़ी जनता की भीड़ से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसके लिए कौशिक ने जनता का आभार जताया और चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी, उस रैली में उमड़ी अपार भीड़ के लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक सफल कार्यक्रम और निश्चित रूप से शायद हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा था अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर, शायद वो तो नरेंद्र मोदी जी के आने से घंटों पहले सारा मैदान जिस प्रकार खचाखच भरा था, चारों तरफ सड़कों पर जिस प्रकार हुजूम था जनता का, उससे निश्चित रूप से हमें 2022 की तरफ मैं देख रहा हूं कि सामने हमें 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी भले ही विकास के दावे कर ले, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में विकास के काम नहीं हुए। हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि विधायक साहब का मूलभूत सुविधाओं को लेकर विकास पर बिल्कुल ध्यान नहीं है और क्षेत्रीय जनता विधायक साहब को 10 सालों से झेलती आ रही है। हम सब यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। आज दुखी होकर के 10 सालों से विधायक को झेल रहे हैं। ये झेलना ही होता है कि वो सुनवाई नहीं करते। अगर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करेंगे तो दुख तो होगा। आज इसी कारण घर घर से महिलाएं, बच्चे, बड़े सब निकल कर आए और यहाँ विधायक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इन दिनों कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इस बीच किशोर उपाध्याय ने अपना दुख बयान के जरिए जाहिर किया। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम लिए बगैर किशोर ने आरोप लगाया कि मैंने जिन्हें कंधों पर बैठाकर राजनीति के लिए पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने ही मेरे पांव काटने का काम किया। हालांकि बचाव के तौर पर किशोर उपाध्याय ने ये भी कहा कि उनके राजनीतिक मतभेद भले ही हो, लेकिन पारिवारिक तौर पर हरीश रावत को वो एक बड़े भाई के तौर पर मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उस हिसाब से उनका अच्छी बात है। हरीश रावत जी हमारे बड़े भाई हैं और किशोर उपाध्याय के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जिसको भी किशोर उपाध्याय ने अपने कंधे पर चढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम किया, उसने कोशिश की कि किशोर उपाध्याय के पांव काट दो, लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा रही कि कोई जो है मुझे कोई उस तरह से हानि नहीं पहुँचा पाया। जो राजनीतिक रूप से हानि पहुँचाई 16-17 बार पहुंचा दी तो कोई बात नहीं, मैं उसका कोई बुरा नहीं मानता हूँ। वो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बड़े भाई हैं और मैं पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से अलग हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रूप से हमारे बड़े भाई हैं और मैं उस हिसाब से उनका आदर भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। अब बात करेंगे 2022 के बिसात की। उत्तरकाशी जिले की पुरोला और गंगोत्री विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। आज हम आपको यमुनोत्री विधानसभा सीट के राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस विधानसभा सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसका कमजोर। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं।
हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपने दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए। 2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उक्रांद के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उक्रांद के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लबोलवाब निकलकर सामने आता है कि कभी उक्रांद तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ मात देती आई है। लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दाव खेलेगा, ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। देहरादून में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत विभागीय संविदा कनिष्ठ अभियंता कर्मचारी पिछले कई दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर आज उन्होंने सीएम आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 304 कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में लगातार राज्य की सेवा में लगे हुए हैं। 7 से लेकर के 13 साल हमें हो चुका है, लेकिन सरकार ने हमारे भविष्य के लिए कोई भी अभी उचित कदम नहीं उठाया है। हमारी मांग सरकार से एक ही है कि हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए, क्योंकि इससे पहले 38 कनिष्ठ अभियंता और 3 सहायक अभियंता पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में संविदा पे थे, उनको परमानेंट किया जा चुका है। तो हमारी मांग भी सरकार से यही है कि हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें भी जल्द से जल्द नियमित करे। किच्चा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो पहुंची, जहां सायरा बानो ने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर एससी त्रिपाठी से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को सीएचसी में प्रसव के लिए आई महिला के साथ कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। इस मामले पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए कहा है। सीएचसी निदेशक से हमारी बात हुई है, कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी से कहा गया है कि जांच करके मुझे रिपोर्ट दे। और मैंने उनसे कहा है जो भी लापरवाही राजमती और सारवेज जो दंपति थे उनके साथ हुई है, वो किसी और अन्य महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, कोई डिलीवरी मेरे संज्ञान में आया था कि क्या कहते हैं अस्पताल के प्रीमाइसेस से बाहर हो गई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसके लिए जानकारी और ये भी संज्ञान में आया कि अस्पताल वालों ने व्यवहार ठीक नहीं किया, और तो इसलिए मैंने एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुबे की अध्यक्षता में 3 लोगों की टीम गठित करी है। देहरादून में सोमवार को होने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड शिक्षा विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति 29 छात्रों को गोल्ड, 8 छात्रों को सिल्वर और 4 छात्रों को बेस्ट पेपर अवार्ड से
सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर AB पंत को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो कुल 1141 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शामिल होंगे। इस बात की जानकारी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति हेमचंद्र ने दी। कोई भी विश्वविद्यालय में छात्र जब पढ़ते हैं तो उनके जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा उनके एग्जामिनेशन दिए जाते हैं और उसके बाद परीक्षा लेने के बाद जो परीक्षा फल होता है अल्टीमेटली एक दीक्षांत समारोह के उपरांत जो है उनको दीक्षा दी जाती है और डिग्री का अवार्ड की जाती है। उसमें कुलाधिपति महोदय जैसे हमारे गवर्नर साहब हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा हमारे यहाँ कल जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आएंगे और इस बार हमारे पास टोटल मिला करके 41 लोगों को जो है अवार्ड किया जाएगा, जिसमें कि गोल्ड मेडल 29 स्टूडेंट्स को और 8 जो है सिल्वर मेडल हैं और 4 जो है प्रोफेसर MC पंत बेस्ट पेपर अवार्ड है। विकासनगर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी मुस्तकीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि विकासनगर में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, विकासनगर में जो था लूट का अपराध पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि रात को घर में घुसकर अभियुक्त के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आज उसको गिरफ्तार किया गया है। उसमें लूट का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है, जिसमें आभूषण और इसका मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा भी चीज़ें बरामद हुई हैं। इससे जब पूछताछ की गई अभियुक्त से, तो अभियुक्त ने बताया कि वहां पर बुजुर्ग दंपति रहती थी और इसको वेयर अबाउट पता थे उस घर के, इसलिए पर्टिकुलरली वही घर इसके द्वारा टारगेट किया गया था। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसके बारे में मालूमात की जा रही है कि कहां पर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। तो वहीं देहरादून के रायपुर में भी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि रायपुर में ATM से पैसे निकालकर घर जा रही महिला के साथ आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मामला कल रायपुर में एक स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें महिला ATM से पैसे निकाल कर आ रही थी और उससे पैसे छीन लिए गए थे। तो उसमें हमारी टीम्स अलर्ट थी। दौरान चेकिंग जब उनको कोई संदिग्ध दिखा, तो जब उन्होंने हाथ देकर रोकने की कोशिश करी, तो जब जो बाइक सवार थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें ब्लॉक किया गया और 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उधर हरिद्वार में ट्यूशन के बहाने दोस्तों के साथ गए 18 साल का छात्र गंगा के तेज बहाव में डूब गया। बताया जा रहा है कि छात्र को तैरना नहीं आता था और अपने दोस्तों के साथ वो घाट पर स्नान के लिए पहुंचा था। सूचना मिलने के मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इस हादसे के बाद से परिवार में मायूसी का माहौल छाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। काशीपुर वासियों को CM धामी ने दी 115 करोड़ रुपए की सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड के विकास को बताया प्राथमिकता। यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले पर प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। हरीश रावत ने CM से फोन पर बातचीत कर आर्य के लिए मांगी सुरक्षा। गोदियाल ने कहा तुरंत एक्शन ले सरकार। 2022 की बिसात में आज देखिए कैसे बदले यमुनोत्री विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण। भाजपा के लिए कांग्रेस कम, निर्दलीय ज्यादा बन सकते हैं चुनौती। सवाल, भाजपा कैसे देगी जवाब। और विकासनगर में दंपति के साथ हुई लूट के खुलासे में आरोपी गिरफ्तार। चाकू की नोक पर वारदात को दिया था अंजाम।